बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन ने पदभार संभालते ही मोर्चा भी संभाल लिया है, यानी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले नितिन नवीन ने कई राज्यों के चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की थी। उसके बाद आज उन्होंने दिन भर मैराथन बैठक की। इस बैठक में सभी राज्यों के अध्यक्ष शामिल हुए, वहां के संगठन मंत्री थे, साथ ही प्रभारी भी थे। 3 सत्र में यह बैठक पूरे दिन भर चली। एक सत्र में पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिन राज्यों में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां आम चुनाव हुए थे, उसके बाद जहां निकाय चुनाव हुए थे, उनकी रिपोर्टिंग उसमें हुई, राज्यवार रिपोर्टिंग हुई और वहां की बारीक से बारीक जानकारी नितिन नवीन ने ली। इसके बाद जिन राज्यों में आगे विधानसभा चुनाव होने हैं वहां की भी रिपोर्टिंग हुई और सबसे ज्यादा जोर पश्चिम बंगाल के ऊपर नितिन नवीन का रहा, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है और टास्क है वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव ही है, जिसमें नितिन नवीन का लिटमस टेस्ट होना है। उसके बाद संगठन में और क्या किया जा सकता है, संगठन का विस्तार कैसे हो, नितिन नवीन के प्रवास पर भी इसमें विचार हुआ कि किन किन राज्यों का दौरा उन्हें करना है, कब कब जाना है, बिहार कब जाना है, पश्चिम बंगाल कब जाना है, तमिलनाडु कब जाना है। इस प्रवास पर भी चर्चा इस बैठक में हुई। साथ ही जो पार्टी की आगे रणनीति क्या हो, युवा कैसे जुड़े, इस पर भी चर्चा हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर भी विस्तार से चर्चा हुई और इस बैठक में ये बात आई कि मन की बात आम लोगों तक पहुंचती है, आम लोग उससे जुड़े हुए हैं, लिहाजा और भी अधिक लोगों तक मन की बात पहुंचे, इसके लिए भी पार्टी को काम करना चाहिए। तो नितिन नवीन ने मैराथन बैठक की और इस बैठक में अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई कि अगर विपक्ष अपनी दाव चलता है तो बीजेपी की भी चाल क्या होनी चाहिए। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच गए हैं। वो अपने निर्धारित समय पर 2:45 बजे ऋषिकेश पहुंचे और वहां पर गीता प्रेस की तरफ से एक आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और जो उनकी एक मासिक पत्रिका थी उसका विमोचन भी किया। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। पूरे पुलिस बल ने, पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेज ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। तमाम आला अधिकारी ऋषिकेश में मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा भी तमाम पॉलिटिकल जो बड़ी फिगर हैं पॉलिटिक्स में, वो सभी ऋषिकेश पहुंच गए थे। आज रात्रि विश्राम वहीं पर होगा और कल फिर वो कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। एक कार्यक्रम उनका पतंजलि में होगा, वहाँ पर एक कार्यक्रम है, उनमें बतौर मुख्य अतिथि वो उपस्थित रहने वाले हैं। इसके अलावा जो एक गायत्री तीर्थ पर अखंड ज्योति के दर्शन के लिए भी वो सुबह जाएंगे। बैरागी कैंप में भी एक कार्यक्रम होना है तो वो उसमें भी भाग लेंगे और इसी तरह से कल 2 दिवसीय दौरा उनका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद वो दिल्ली कूच करेंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। SIT से आपकी बातचीत हुई, क्या लगा आपको उन बातचीतों से? उन्होंने काफ़ी बारीकी से सवाल पूछे घटनाक्रम के बारे में और मैंने पूरा विवरण उन्हें बताया और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के बारे में भी मैंने विस्तृत रूप से बताया और उन्हें अनुरोध किया कि जो भी इसमें फाइंडिंग्स आवे लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध, उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ये मैंने रिक्वेस्ट किया। और माननीय विधायक जी से भी मेरा अनुरोध है कि इस पे रैपिड एक्शन, इस पे अप्रोच रखा जाए ताकि हमें इसका संतोष हो कि जो भी लापरवाही की गई है उस पर प्रॉपर एक्शन लिया गया है और पुनरावृत्ति न हो, अगला युवराज कोई इस डैमेज न हो तो ये डैमेज कंट्रोल भी किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का एक्शन लिया है, CO को तुरंत हटा दिया है, बाकी SIT बना दी गई है, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? ये अंदरूनी प्रक्रिया है संबंधित विभागों की और माननीय मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन लिया है मैं उसकी सराहना करता हूं और धन्यवाद देता हूं। कल जो अधिकारी आपसे बात कर रहे थे उसमें जैसे फायर विभाग बैठा रहा, आप भी बैठे रहे, उसको लेकर भी कोई किसी को लताड़ लगाई, क्या मोमेंट रहा वहाँ पे? ऐसा तो कुछ नहीं लगा हमें।
मुझे उम्मीद है अभी तक के एक्शन से लग रहा है जैसे एसआईटी गठित हुई है और एसआईटी उस पर काम कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जस्टिस किया जाएगा मेरे इनोसेंट डेथ के लिए, मेरे बेटे के इनोसेंट डेथ के। सरकार का जिस तरीके से एक्शन अब देखने को मिल रहा है, एसआईटी टीम बनाई गई है, तमाम अधिकारियों की भूमिका की जांच हो रही है, उससे युवराज के पिता संतुष्ट हैं, लेकिन दोषियों को बख्शा ना जाए इस बात को भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 150 में जिस प्लॉट के अंदर इंजीनियर की डूबकर मौत हुई थी गाड़ी के साथ, उस प्लॉट के मालिक बिल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई। लंबी पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने 6 दिन की न्यायिक हिरासत में बिल्डर को भेज दिया। दरअसल पुलिस अब बिल्डर की रिमांड भी लेगी और रिमांड लेने के बाद इस अलॉटमेंट से जुड़ी तमाम जानकारी इकट्ठा करेगी। उन जानकारियों के साथ साथ इस प्लॉट के अंदर पानी भरने के पीछे की वजह क्या है, निर्माण कार्य किस लिए रोका गया, किस व्यक्ति द्वारा ये प्लॉट बेचा गया था और प्राधिकरण और बिल्डर के बीच में किस तरीके का तालमेल था। जब बेसमेंट खोदा गया तो किससे परमिशन ली गई थी, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बेसमेंट खोदने से पहले नक्शा पास नहीं कराया गया और नक्शा अभी तक भी इस प्लॉट का पास नहीं है। यानी नक्शा पास कराए बिना जो जिले का खनन विभाग है उससे परमिशन ली गई और उससे परमिशन लेने के बाद यहाँ पर खनन किया गया और खनन भी आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है। जो मिट्टी निकाली गई वो इतनी निकाली गई कि जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो तमाम आरोपों को लेकर अब पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं बिल्डर कंपनी के जो अन्य डायरेक्टर हैं या अन्य किसी की इस पूरे मामले में मिलीभगत होगी तो उनके खिलाफ भी आने वाले समय में कार्रवाई देखी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद मामले की जांच लगातार जारी है। इसी सिलसिले में आरोपी बिल्डर को भी गिरफ्तार किया गया है। बिल्डर विज टाउन कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड नाम से कंपनी चला रहा था, जिसका कि वहां पर प्रोजेक्ट चल रहा था और प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां पर गहरा गड्ढा खोदा गया था और इसी गड्ढे में गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई थी। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कानपुर के ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में है। हम आपको दिखा रहे हैं मौके पर, यहाँ वो कार्यालय स्थित है जहाँ पर इस कंपनी को रजिस्टर किया गया था और इसके बाद ये बड़े प्रोजेक्ट्स नोएडा में कर रही थी, क्योंकि इस पूरे मामले में अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है और लगातार जांच का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कंपनी किस आधार पर बनाई गई, कौन कौन से लोग इसमें डायरेक्टर थे और जब ये कंपनी बनाई गई तो उस वक्त कौन से कागजात लगाए गए थे, इसकी जानकारी करने के लिए एसआईटी यहाँ पर पहुँच सकती है। हालांकि जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहाँ से तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना यही है कि फिलहाल अभी उनसे कोई भी संपर्क नहीं किया गया है और वो अभी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से भी बच रहे हैं। दरअसल ये कंपनी तमाम यहाँ पर रजिस्टर्स होती हैं और ये ऑफिस है यहाँ पर। दरअसल इस पूरे ऑफिस में उत्तर प्रदेश भर की कंपनीज का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ROC के इस कार्यालय में फिलहाल किसी भी तरीके की जांच की आंच नहीं पहुंची, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से बड़ी लापरवाही सामने आई और कंपनी के ऊपर बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं, तो ऐसे में यहां पर एसआईटी की टीम पहुंच सकती है और जांच पड़ताल कर सकती है। न्यूज स्टेट कानपुर। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से पूरा विवाद था, नोटिस दी गई थी महाराज जी, नोटिस दी गई थी जिसमें लिखा था कि आपका कोर्ट के जो आदेश है उसके अनुसार पट्टाभिषेक नहीं हो सकता, ऐसे में आप शंकराचार्य की पदवी कैसे धारण कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नोटिस आपके जो शिविर है उसके बाहर लगाई गई थी, उसको लेके क्या कहेंगे आप? हाँ जी, रात को 12 बजे के बाद कानून को आए जी और कहा कि नोटिस लेके आए हैं, तुरंत रिसीव करिए। सब तो सो रहे थे शिविर में, पहरेदार जाग रहे थे। उन्होंने कहा हम नहीं समझते कि ये क्या मामला है, नोटिस वोटिस क्या रिसीविंग होती है, आप सवेरे आइए जब कार्य दिवस हो। तो उन लोगों ने कहा नहीं ये तो अर्जेंट है, इसी समय तामीला करना है हमको। तो उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो कानून गो साहब के साथ जो कैमरा वाले थे उन्होंने कहा कि वीडियो बनाओ और उन्होंने हमारे शिविर के दीवार में चिपका दिया। सवेरे वो वीडियो हम लोगों को दिखाया गया और 12 बजे के बाद लगभग 1 बजे और कहा गया था उस नोटिस में कि 24 घंटे के अंदर आप जवाब दे दिए कि आपने अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य शब्द क्यों लगा रखा है। अब बात यह है कि ये
बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन बात थी, उनके क्षेत्राधिकार के बाहर की बात थी। किसी महात्मा के, किसी धर्माचार्य की डिग्निटी पर सवाल करने का अधिकार माघ मेला प्राधिकरण को नहीं है। तो हमने 24 घंटे के भीतर अपने कार्यालय को कहा कि जवाब दे दो, उन्होंने दे दिया। नहीं, हमने नोटिस का जवाब दे दिया है और कहा है कि आपने जो नोटिस दी है उसको 24 घंटे के अंदर वापस लीजिए और उसको सार्वजनिक करिए, नहीं तो हमारी गरिमा पर, हमारी प्रतिष्ठा पर और हमारी जो मठ की आर्थिकी है उस पर भी क्षति पहुंच रही है। इससे गलत संदेश जा रहा है। महाराज जी थे बता रहे थे कि जब तक उनको ससम्मान संगम स्नान नहीं कराया जाता तब तक वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और बड़ेराम दास छावनी के महंत नीरगोपाल दास की एक बार फिर तबीयत खराब हो गई है। उन्हें श्री राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें मेदांता लखनऊ रेफर कर दिया गया। बताया गया कि पिछले 36 घंटे से उन्हें भोजन नहीं लिया था और उनको उल्टी दस्त की शिकायत थी, जहां उनका इलाज चल रहा है। श्री राम अस्पताल के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर एस के पाठक ने उनका चेकअप किया और ये बताया कि उनको उल्टी दस्त की शिकायत है और उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर में उनको रेफर किया जाए, जहाँ के बाद उन्हें फिर मेदांता में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। चेकअप के दौरान उन्हें बताया कि इनको एक बार मेदांता में दिखवा दीजिए। 36 घंटे तो कुछ खाए पिए नहीं थे और लूज मोशन और उल्टी उनकी रुक नहीं रही थी। तो इसको देखते हुए फिर माननीय जिलाधिकारी महोदय को कमल नंदन दास जी ने अवगत कराया। जिलाधिकारी महोदय ने उनसे कहा कि टीम जो है बढ़िया बना के भेज दीजिए। तो श्री राम चिकित्सालय से एक टीम एम्बुलेंस के साथ लखनऊ के लिए उनको रेफर करा के हम भिजवा दिए हैं। महंत की उम्र जो है लगभग 85 वर्ष है और उम्र के चलते उनकी तबीयत खराब रहती थी। इससे पहले भी वो कई बार भर्ती कराए गए थे, एक बार फिर उनको भर्ती कराया गया था। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम लगाई गई है ताकि एक बार फिर स्वस्थ होकर लौटें। यहाँ पर उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, जो साधु संत हैं, उनमें दुख है कि जिस तरह से मान उनके साथ यहाँ रह रहे थे और एक बार फिर मेदांता में करा गया है। लोग इनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं ताकि एक बार मान फिर स्वस्थ होकर अयोध्या लौटे। केवी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई कवायदें कर रही है। उसी को देखते हुए केजीएमयू लखनऊ के केजीएमयू ट्रामा सेंटर ने 24 घंटे मुफ्त इलाज देने की तैयारी कर रही है। भर्ती मरीजों को 24 घंटे निःशुल्क इलाज मिलेगा और उनके वर्चुअल खाते बनाए जाएंगे, जिसमें 10,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। उनका जो इलाज होगा, जो दवाएं होंगी और जो उनके जांच होंगे, उनके पर्चे भी केजीएमयू जारी करेगा। सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लखनऊ में कई योजनाएं ला रही हैं। पहले भी कई अस्पतालों में 24 घंटे जो वहाँ मरीज भर्ती होते हैं उनको इलाज था। उसी को देखते हुए अब केजीएमयू भी जो वहाँ पर भर्ती होंगे 24 घंटे मरीजों को निःशुल्क इलाज मिलने की तैयारी कर रही है। लखनऊ से न्यूज़ स्टेट के लिए अरुण चतुर्वेदी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए धर्मांतरण व लव जिहाद के मामले में लगातार नई से नई परतें खुलती चली जा रही हैं। इस पूरे मामले में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज का नाम भी चर्चाओं में आया था, क्योंकि यहाँ से लखनऊ के केजीएमयू के जो मुख्य आरोपी है डॉक्टर रमीज और डॉक्टर परवेज का नाम सामने आया था। तमाम तार उसके इस एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए नजर आए थे और यही वजह है कि एसटीएफ जो है वो लगातार एसएन मेडिकल कॉलेज की यहाँ जांच कर रही थी। तमाम जो मेडिकल के छात्र हैं उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस पूरे मामले में तो 2012 से लेकर 25 तक का रिकॉर्ड जो है वो डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक उर्फ रमीज का यहाँ रिकॉर्ड जो है वो खंगाला गया है। एमबीबीएस, एमडी और एमएस छात्रों का पूरा विवरण भी इसमें शामिल है। रमीज और डॉक्टर परवेज के करीबियों की भी जांच जो है एसटीएफ ने शुरू कर दी है। इसके अलावा इस्लामिक मेडिको जो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर डॉक्टर रमीज और परवेज मिलकर चलाया करते थे, तमाम एमबीबीएस के छात्रों को यहाँ पर धर्मांतरण के प्रति जो है वो प्रेरित किया करते थे। उनका धर्मांतरण करने के लिए लगातार उनको बरगलाया जाता था। तो ऐसे जो इस्लामिक मेडिको व्हाट्सएप ग्रुप है, इसके अलावा सुनने में आता है कि इस्लामिक मेडिकोज के नाम से एक पत्रिका भी यहाँ पर निकाली जा रही थी और तमाम ऐसी जो चीज़ें दस्तावेज हैं उन सब की जांच जो है वो अब एसटीएफ जो है वो यहाँ पर खाका काम कर रही है। और एसएन मेडिकल प्रशासन कॉलेज की बात की जाए तो लगभग
13 सालों का रिकॉर्ड जो है वो एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एसटीएफ को सौंपा है। तो कुल मिलाकर यहाँ यही देखा जा रहा है कि डॉक्टर रमीज जब यहाँ पर पढ़ाई किया करते थे या डॉक्टर परवेज जब पढ़ाई किया करते थे तो उस दौरान क्या क्या यहाँ किस किस से उसके संबंध थे, किस तरीके से यहाँ रैकेट चलाया जा रहा था, किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम नए जो छात्र छात्राएं थे MBBS MD के, उनको यहाँ पर धर्मांतरण के लिए यहाँ एक अलग पाठशाला चलाई जा रही थी। तो कुल मिलाकर सारी कुंडली जो है वो अब एसटीएफ को सौंप दी गई है और लगातार इस मामले में जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। प्लेन क्रैश में रेस्क्यू हुआ है और जो दोनों पायलट हैं उनको निकाला गया है। आप देखें तो यहाँ से उनको ले जाया जा रहा है। हमारे साथ जो JK पांडे हैं, एक पायलट वो हैं और दूसरे जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एयरफोर्स के दोनों पायलट हैं जिनको अंदर से जो रेस्क्यू करके निकाला गया है। और जिस तरह से पूरा हादसा हुआ है उसके बाद गनीमत इस बात की है कि इस पूरे घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो पायलट थे उनको सुरक्षित यहाँ से निकाल लिया गया है। और आप देख सकते हैं अभी भी उनके जो कपड़े हैं वो काफ़ी हद तक भीगे हुए हैं, चूँकि तालाब के अंदर ये चला गया था। तो रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। मोहल्ले के लोगों ने कैसे बचाया? सब घुस के निकाले हैं सब। दो ही लोग थे? हाँ, ये लोग 2 ही लोग थे। 2 पायलट थे। तो यही 2 पायलट थे जिनको निकाला गया है। एक 6 लोग कूदे थे और सबको बाहर निकाला गया है। तो अब देखें बड़ी गनीमत इस बात की रही कि कोई भी इसमें जो है वो घायल नहीं हुआ है। प्रवीण अग्रवाल और JK पांडे ये 2 पायलट थे उसमें सवार थे जो यहाँ से जिनको रेस्क्यू किया गया है। और अब ये लोग वापस यहाँ से वापस भेजा जा रहा है, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अच्छी बात यह है, गनीमत इस बात की कि दोनों पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनको एयरफोर्स की गाड़ी में यहाँ से जो है वो भेजा जा रहा है। किसी तरह के देखने से ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि किसी तरह के उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरा हादसा हुआ था, जो एयरक्राफ्ट था वो पानी में गिरा था, पानी के ऊपर जो जलकुंभी होती है उसमें गिरा था और उसके चलते ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया था। बरेली में बवाल के आरोपियों पर अब रिकवरी की कार्रवाई BDA और प्रशासन करने जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में 26 सितंबर को बवाल किया था। सोची समझी साजिश के तहत एक भीड़ इकट्ठा करी थी जिसने पुलिस पर पथराव किया था। कई पुलिस वाले उसमें घायल हुए थे और पथराव के बाद जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनको खदेड़ा लाठीचार्ज किया तो उसमें कई और लोग भी घायल हुए थे। तो उस पूरे मामले में लगातार शिकंजा जो है जिला प्रशासन और BDA ने कसना शुरू किया था और लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रॉपर्टियों पे BDA ने और नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई थी। अब उनमें आधे दर्जन के करीब जो है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अब जिन जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है अब BDA ने उनको नोटिस जारी किया है और उनसे जो खर्चा हुआ है उस तोड़ फोड़ में जितना भी खर्चा हुआ है BDA का अब वो उनसे वसूला जाएगा, उसकी रिकवरी करी जाएगी, जिसके लिए BDA BC मणिकर्णन A ने और जो प्रशासन है उनने कमर कस ली है और उनको नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। जल्दी उनसे रिकवरी की जाएगी। अगर रिकवरी पे उन्होंने आनाकानी की तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई और भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो है अपने साथ काफिला लेकर के गाड़ियां चल रहे थे, उसी को लेकर के उनके खिलाफ दक्षिण टोला थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ 133 प्रतिनिधित्व को लेकर के। उसको मुकदमा उसके बाद यह जो है चार्जशीट लगा करके कोर्ट में पेश किया गया MP MLA में। वह तारीख पर तारीख चल रहा था, उसमें जो है आज 21 जनवरी 2026 को आज तारीख थी जिसमें अब्बास अंसारी जो कोर्ट में हाजिर हुए। हाजिर के दरमियान उनको जो है यह कोर्ट मान ली और यह तय की कि इन्होंने जो है अपने काफिले में काफ़ी गाड़ियां लेकर चल रहे थे। इसको पा करके जो है MP MLA कोर्ट ने इनके ऊपर चार्जशीट दर्ज तय कर दी
उसके बाद इनकी अगली तारीख, अगली सुनवाई 4 फरवरी को रखी गई है, जिसमें यह क्लियर होगा, यह तय होगा कि जो है उनके वकील दरोगा सिंह जब बहस करेंगे उसके बाद इनके ऊपर क्या सजा सुनाई जाएगी, इनकी सदस्यता जाएगी या बच जाएगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अगला तारीख 4 फरवरी रख दी गई है। मऊ से बंश बहादुर सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, मऊ। 26 जनवरी को लेकर दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या क्या किए हैं, इस पर हम आपको रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पहली बार ये स्वदेशी चश्मा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो डाटाबेस है क्रिमिनल्स का, सस्पेक्टेड जो क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, उनका डाटाबेस तैयार किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए, मैं आपको स्क्रीन दिखाऊँ तो इन्होंने चश्मा पहना हुआ है और सामने जो भी, जैसे मैं नज़र आ रहा हूँ आपको, तो मेरे चेहरे के सामने ग्रीन कलर का जो है वो सर्कल बना हुआ है, यानी कि ऑल ओके। और अगर कोई सस्पेक्टेड इंसान या कोई क्रिमिनल दिखता है तो दिल्ली पुलिस का जो डाटाबेस है वो उसके चेहरे के सामने लाल रंग का सर्कल जो है वो बना देगा। पहली बार दिल्ली पुलिस की तरफ से ये इस्तेमाल किया जा रहा है। हम इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। सर, ये किस तरीके से काम करता है चश्मा? इसके अंदर एक ऐप है, एक XYZ मतलब कोई भी ऐप है, उस ऐप के थ्रू ये कनेक्टेड है। इसके अंदर एक हमारा डेटाबेस है, अगर इसमें ऐप वो नहीं होगी तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। उस फ़ोन के थ्रू, ये वायर के थ्रू हमारा कनेक्टेड है, और अगर आप किसी और फ़ोन से इसको कनेक्ट करना चाहेंगे वो तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले फेस रिकॉग्निशन मांगता है। तो दिल्ली पुलिस किस तरीके से तैयार है इस बार 26 जनवरी को लेकर? सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा पुलिस पर्सनल जो हैं वो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की तरफ से डिप्लॉयड रहेंगे। उसके अलावा तमाम जो एडवांस तरीके हैं सुरक्षा के, वो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है। और ख़ास बात इस चश्मे की ये भी है कि ये स्वदेशी चश्मा जो है वो है, यानी भारत की कंपनी ने इसको बनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। रिपब्लिक डे की तैयारियों में सबसे बड़ा पड़ाव अगर देखें तो ये गन सैल्यूट भी होता है, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर पवन शेखावत है। मेजर पवन, ये अपने गन जो हैं पूरी तरह से तैयार हैं, और तैयारियां किस रूप से देखी जा रही हैं इस वक्त? सबसे पहले तो मैं सेरेमोनियल बैटरी के सभी एक जवान की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल है, जिसके अंदर हम इस वर्ष 77वें गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पे 21 तोपों की सलामी प्रदान करेंगे। अगर हम गन के पास थोड़ा आएँ और जाहिर तौर पे देखें इस गन को महसूस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिटिश एरा का जो गन है वो निकल चुका है, और हमारे पास जो अब गन है वो अपनी ज़मीन का बना हुआ है, अपनी धरती का बना हुआ है, अपने वतन का बना हुआ है, और जाहिर तौर पे ये अपने आप में गर्व का क्षण कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले 2022 से पहले 75/25 पाउंडर्स जो ब्रिटिश गन्स थी उनका इस्तेमाल किया जाता था, और उसके बाद से हम लोगों ने स्वदेशी निर्मित ये गन्स को इस्तेमाल करना शुरू किया है। जो गन आप अभी देख रहे हैं ये 105 mm लाइट फील्ड गन है, जिसका इस्तेमाल अभी हम इस वाले 77th रिपब्लिक डे परेड में करेंगे। इसमें एक बहुत शानदार चीज़ देख रहा हूँ, हर गन का अपना एक नाम है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि शैलपुत्री हैं, वहाँ मैं देख रहा हूँ ब्रह्मचारिणी हैं, पीछे हम देख रहे हैं चंद्रघंटा हैं, उसके बाद आप देखिए कुष्मांडा हैं, स्कंद माता है। इस तरह से जो हमारी देवियाँ हैं दरअसल वो सब इस गन के अलग अलग फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रही हैं, और जाहिर तौर पे अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो कि बिल्कुल अलग है। इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाए, इसको कैसे आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? बेसिकली अगर आप देखें तो माता शक्ति जो है वो शक्ति का रूप है, और रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अंदर जो गन्स हैं, जो हमारे कलर्स हैं, इनको भी हम शक्ति के रूप में देखते हैं, इसीलिए इन सब का एक यूनिक नाम रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, दिल्ली। ताजनगरी आगरा इस समय जाम के झाम से जूझ रही है। लगातार किसी भी सड़क पर आप चले जाइए, चाहे माल रोड हो, MG रोड हो या फिर हाईवे, वहाँ आपको जाम नजर आएगा। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस समय मैं पुरानी मंडी चौराहे पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी जाम लगा हुआ दिखाई देगा। ये तस्वीर आपको शहर के किसी भी कोने में दिखाई दी जाएगी। हालात इस समय ये है कि जिस रास्ते को तय करने के लिए आपको 5 से 10 मिनट का समय लगता था, वो अब आधा से 1 घंटा
उस समय में यहाँ लग रहा है और आधे से 1 घंटे का समय यहाँ पर पूरा तय करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि जो टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहा है उसको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार अगर आगरा में बात की जाए तो इस समय तमाम निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। अगर मेट्रो के निर्माण कार्य की बात की जाए तो वो यहाँ किया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम की कई सड़कें यहाँ पर बनाई जा रही हैं, PWD का भी काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जो भी कार्य यहाँ पर नगर निगम के या फिर मेट्रो के या नमामि गंगे के हो रहे हैं उसकी वजह से खासा परेशानी यहाँ के लोगों को हो रही है और लोग लगातार इस जाम से जूझ रहे हैं और घंटों घंटों इसी जाम में फंस के रह जाते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार कवायद कर रहा है कि इस जाम से निजात मिले, लेकिन देखा जा रहा है कि कई जगह लोगों को खासा परेशानी हो रही है और यातायात का कोई भी पुलिसकर्मी वहाँ तैनात नहीं रहता है। लोगों को खुद ही व्यवस्था जो है वो संभालनी पड़ती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।